करणवीर एक फौजी था जो रात के समय में अपनी बाइक से घर लौट रहा था। वो अकेला था और काफ़ी तेज बारिश हो रही थी। उस रात उसके साथ जो हुआ उसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उस तूफानी रात ने करणवीर की ज़िंदगी कुछ ऐसे बदल कर रख दी जिसके जख्म आज तक नहीं भरे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उस तूफानी रात में करणवीर के साथ हुआ क्या। आली एक ऐसा गांव था जहां साल भर बारिश होती थी, लेकिन सर्दियों के समय में यहाँ बर्फबारी भी होती थी। यहीं रहता था करणवीर, जो कि फौजी बनने के लिए अपने गांव से दूर शहर गया हुआ था। उसकी उम्र करीब 32 साल की थी और 19 साल की उम्र से ही उसने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। फौजी बनने के बाद साल में एक बार वो अपने गांव आली आया ही करता था, लेकिन फिर हुआ यूं कि उसे घर जाने का मौका ही नहीं मिला। और अब करणवीर पूरे 6 से 7 सालों के बाद अपने घर लौट रहा था। वापस लौटते समय उसके दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी कि क्या उसका गांव वैसा ही होगा जैसा वो छोड़कर गया था। ये सभी चीज़ें उसे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड कर रही थी। ऊपर से उसने घर में भी किसी को नहीं बताया था कि वो वापस आ रहा है, तो घर वालों को सरप्राइज़ देने के लिए भी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। रात का समय हो गया था। स्टेशन पर उतरने के बाद अपने जान पहचान के आदमी से बाइक लेकर करणवीर रेन कोट पहने हुए घर लौट रहा था, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, इसलिए बाइक चलाने में उसे परेशानी हो रही थी। घर जाने वाला जो रास्ता था वो भी बिल्कुल सुनसान था। वो बिल्कुल अकेला उस बारिश वाली रात में घर की ओर जा रहा था, लेकिन फिर उसकी बाइक ऐसी जगह पर बंद पड़ गई जहां आसपास कुछ भी नहीं था। वो परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए। उसके मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। उसे लगा कि अब शायद उसे गांव तक बाइक को ऐसे ही पैदल लेकर जाना होगा, तो वो वही करने लगा। आधे घंटे से लगातार चलने के बाद वो बिल्कुल थक गया था, क्योंकि बारिश में बाइक खींच कर ले जाने में उसे काफ़ी जोर लगाना पड़ रहा था। मदद के लिए कोई था भी नहीं, तो और कोई चारा भी नहीं था उसके पास। फिर चलते चलते उसे एक घर दिखाई दिया जो पहले वहाँ पर नहीं था। तो करणवीर ने कहा, अरे यार, ये घर कब बना? लगता है काफ़ी बदल गया है गांव, लेकिन चलो, अच्छा है कि यहाँ से कुछ मदद मिल सकती है। अब ये सोचकर वो फौरन बाइक को साइड में खड़े करके उस घर के पास गया और घर का दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। बाहर बिजली भी चमक रही थी और बादल भी जोरों से गरज रहे थे। तभी उस घर का दरवाज़ा खुला और करणवीर ने सामने एक बूढ़ी औरत को देखा। चमकती हुई बिजली की रोशनी में वो बूढ़ी औरत बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। उसके अंदर की ओर धंसी हुई आंखें और जिसके नीचे काले गड्ढे बने हुए थे, और उसके चेहरे की झाइयाँ बड़ी डरावनी नजर आ रही थी। उसे देखकर एक बार के लिए करणवीर डर गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि वो इस बूढ़ी औरत को पहचानता है। उसने कहा, अरे मंजरा काकी, आप यहाँ पर कब से रहने लगे? मुझे पहचाना? अरे मैं करणवीर, बचपन में मैं और माया खेलने आया करते थे आपके पास। ये सुनते ही बूढ़ी औरत का भाव बदल गया। पहले जो उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, अब उनके चेहरे पर थोड़ी परेशानी आ गई। उसने कहा, करणवीर, तू कब लौटा? तो करणवीर ने कहा, अरे काकी, बस अभी अभी बस गांव ही जा रहा हूँ मैं, लेकिन बीच रास्ते में मेरी बाइक बंद पड़ गई, तो मुझे किसी को कॉल करके मदद के लिए बुलाना पड़ेगा। अब ये सुनकर मंजरा काकी के होश उड़ गए। वो फौरन घबरा कर घर के अंदर गई। घर के अंदर उनके पति सोए हुए थे। उन्होंने फौरन अपने पति को उठाया और बोली, अजी सुनो, बाहर करणवीर आया है, जल्दी उठो। उनकी बात सुनकर उनके पति फौरन उठ गए। उनके चेहरे पर भी एक अजीब सी परेशानी देखने को मिली। उन्होंने कहा, सच में इतने समय के बाद वो यहाँ आया है? मुझे लगा कि उसे गांव के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए वापस नहीं आ रहा था वो। ताज्जुब की बात है, क्या उसे नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है? ये बोलकर वो फौरन बाहर गए और उन्होंने करणवीर को देखा। उन्हें देखकर करणवीर बोला, काका, कैसे हैं आप? पर काका ने उसका जवाब दिए बिना पूछा कि तुम इतनी रात को आली क्यों जा रहे हो? तो करणवीर ने कहा, अरे काका, आप तो जानते हैं कि मेरा घर है वहाँ, घर तो जाऊँगा ही ना। क्या बात है, कुछ अजीब बात है क्या? तो काका ने उसे अजीब सी सलाह दी कि उसे गाँव नहीं जाना चाहिए। वो गाँव अब पहले जैसा नहीं रहा, उसे वापस लौट जाना चाहिए। पर करणवीर ने पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन काका ने करणवीर को इसका कारण नहीं बताया। बस वो दोनों मियाँ बीवी कहने लगे कि वापस लौट जाओ। अब करणवीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं और ऐसा क्या ही बदल गया है गांव में। फिर उसने सोचा कि इसका पता तो लगाना ही होगा। तो फिर उनकी बातों पर ध्यान दिए बिना ही वो जल्दी बाइक लेकर आगे बढ़ गया। मंजरा काकी और काका उसे रोक भी रहे थे, पर वो रुका नहीं। फिर कुछ दूर चलने के बाद अचानक न जाने कहाँ से 6-7 आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। पहले एक आदमी पीछे से आया और उसने करणवीर के चेहरे को एक काले कपड़े से ढक दिया। फिर और आदमियों ने उसके हाथ पैर पकड़ लिए। ये सब एकदम अचानक हुआ, इसलिए उसे डिफेंस का समय ही नहीं मिला। करणवीर चिल्लाने लगा कि मुझे छोड़ दो, कौन हो तुम लोग, मुझे जाने दो। पर वो लोग उसे खींचकर कहीं ले जाने लगे। अब करणवीर को तो पता नहीं चल रहा था कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। उसकी बंदूक भी रेन कोट के अंदर पहने हुए जैकेट के अंदर थी, तो उसे निकाल पाना भी उसके लिए मुश्किल था। तो वो बस उनके साथ कोऑपरेट करने लगा ताकि वो कुछ कर ना दे। वो आदमी लोग उसे लेकर एक मंदिर में पहुंचे। वो मंदिर गांव के बाहर सुनसान इलाके में था।
उस मंदिर में जब वो लोग गए तो उन्होंने देखा कि एक लड़की लाल जोड़े में सजकर हवन के सामने बैठी हुई थी। हवन के पास एक पंडित भी बैठा हुआ था जो डर के मारे पहले से ही कांप रहा था। उस लड़की का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। फिर उन लोगों ने क्या किया कि करणवीर को भी उन लोगों ने उस लड़की के पास बैठा दिया। करणवीर को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसने उठने की कोशिश की लेकिन उन लोगों ने वापस उसे बैठा दिया। करणवीर चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, क्या हो रहा है ये सब। पर उसी वक्त एक आदमी ने उसके सर पर बंदूक रख दी और बोला, अबे ए फौजी, ज़्यादा आकड़ मत दिखा, वरना इसकी 6 की 6 गोलियां तेरे भेजे में डाल दूंगा। ये सुनकर करणवीर के हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई। वो अपना नकाब भी नहीं हटा पा रहा था। आसपास कितने लोग थे इसका अंदाजा भी नहीं था उसे, इसलिए वो कुछ नहीं कर रहा था। तभी करणवीर को मंत्रों की आवाज़ आई जो पंडित ने बोलने शुरू कर दिए थे। करणवीर के लिए ये सब बहुत ही हैरान कर देने वाला था। पंडित लगातार मंत्र बोल रहा था। तभी एक आदमी ने पंडित से कहा, ओए पंडित, जल्दी शादी करवा, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। ये सुनते ही करणवीर के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। करणवीर वापस उठने ही वाला था लेकिन उन लोगों ने उसके चेहरे पर मुक्का मारा और करणवीर को बैठना पड़ा। फिर उन लोगों ने करणवीर के हाथ में मंगलसूत्र दिया और उस लड़की को पहनाने बोला। करणवीर ने पहले तो मना किया पर उन लोगों ने वापस से करणवीर को मारा और ज़बरदस्ती उसके हाथ से उस लड़की को मंगलसूत्र पहना दिया। उसके बाद ज़बरदस्ती सिंदूर भी लगवा दिया और उसके बाद उसके चेहरे से नकाब हटवाया गया और करणवीर ने लड़की की ओर देखा। उसके चेहरे में घूंघट था ही। करणवीर ने कहा कि वो इस शादी को नहीं मानता और वहाँ से जाने वाला था, पर उसे फिर से गन पॉइंट पर रख लिया गया और फेरे लेने के लिए कहा गया। ये देखकर करणवीर को बहुत गुस्सा आया तो उसने भी फौरन अपनी गन निकाल ली और उस आदमी के ऊपर तान दिया जो उसके ऊपर निशाना साधे खड़ा था। लेकिन पीछे से 2-3 लोगों ने उसके हाथ से बंदूक छीन ली और फिर उसे बहुत मारा। उसे ज़बरदस्ती फेरे लेने के लिए फोर्स किया गया। इस तरह उसकी शादी उस लड़की से करवा दी गई। फिर उन्होंने बोला कि अब ये लड़की तुम्हारी पत्नी है और अगर तुमने इस शादी को नहीं माना तो जो होगा उसके कसूरवार तुम ही होगे। याद रखना, तुम्हारा परिवार भी खतरे में आ सकता है। ये सुनकर करणवीर बहुत डर गया। वो लड़की अपनी जगह पर खड़ी हुई और करणवीर को फिर छोड़ दिया गया। वो 6-7 लोग फौरन वहाँ से भाग गए। करणवीर ये देखकर हैरान था। फिर वो पैदल ही वहाँ से अपने घर की तरफ चल पड़ा। वो गुस्से में था और घबराया हुआ भी। चेहरे पर चोट के निशान थे। अब उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि वो अपने परिवार से क्या कहेगा। वो लड़की भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। फिर करीब 1 घंटे के बाद करणवीर अपने गांव पहुंच ही गया। तब एक भी आदमी घर के बाहर नहीं था। करणवीर फिर घर पहुंचा और उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला और जब उसने करणवीर को देखा तो पहले तो वो बहुत खुश हो गई, लेकिन फिर उसके चेहरे की चोट देखकर वो घबरा गई। और फिर जब उसकी नज़र पीछे खड़ी उस लड़की पर गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और इससे पहले कि करणवीर कुछ बोल पाता उसकी माँ उधर ही बेहोश हो गई। करणवीर ये देखकर चौंक गया। वो फौरन अपनी माँ को उठाकर अंदर कमरे में ले गया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। और तब तक वो लड़की बाहर दहलीज पर ही खड़ी थी। अजीब सी आवाज़ें सुनकर करणवीर के पिता और उसकी बहन माया भी जाग गए और उन्होंने करणवीर को घर पर देखा। वो पहले तो सरप्राइज हो गए, लेकिन फिर उन्होंने करणवीर की माँ को देखा तो उसके लिए चिंता में पड़ गए। पूछने लगे कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन करणवीर कुछ भी बताने के हाल में नहीं था। अब हुआ ये कि पानी के छींटे डालकर उसकी माँ को होश में लाया गया और होश में आते ही उसकी माँ हाइपर होकर बोलने लगी, ये नहीं हो सकता, तो तूने उससे शादी कर ली, तो तू क्यों वापस आया बेटा, और वापस आने से पहले बताया क्यों नहीं तूने। करणवीर के पिता और माया उसकी बात सुनकर समझ गए कि आखिर हुआ क्या है। माया फिर भागकर दहलीज के पास गई और उसने देखा कि बाहर तेज बारिश में एक लड़की शादी का जोड़ा पहने हुए घूंघट डाले हुए खड़ी थी। उसे देखकर माया के चेहरे का भी रंग उड़ गया। उसने फौरन अपने घर का दरवाजा उसके लिए बंद कर दिया, लेकिन वो लड़की अपनी जगह से हिली तक नहीं। करणवीर ने अपनी माँ से कहा कि उसकी शादी जबरदस्ती उस लड़की से करवा दी गई। तो माया ने कहा कि अगर तुम यहाँ आने से पहले बता देते कि तुम आ रहे हो तो इन सब के बारे में हम तुम्हें पहले ही बता देते। अब करणवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें कैसे पता कि यहाँ आने पर उसके साथ ये सब होने वाला है। करणवीर ने यही सवाल माया से पूछा तो माया ने अपनी माँ की ओर देखा और उसकी माँ ने करणवीर से कहा, बेटा मेरी बात सुन, कुछ भी हो जाए तो उसके पास नहीं जाएगा। वो तेरे करीब आने की कोशिश करेगी, लेकिन तू उसके जाल में मत फंसना। करणवीर ने सारी बात बताने को कहा तो माया ने उसे शुरुआत से सारी बात बताई कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ये बात है 4 साल पहले की। तब मंजरा काकी और काका इसी गांव में अपनी बेटी सलीमा के साथ रहते थे। तब तक इस गांव में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन सलीमा के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसने पूरे गांव की जिंदगी बदल कर रख दी। एक रात सलीमा और मंजरा उसी मंदिर में गए थे जहां करणवीर ने उस लड़की से शादी की। वो रात थी मंगलवार की। मंजरा सलीमा को लेकर हर मंगलवार को मंदिर जाया करती थी, लेकिन उस रात दोनों कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ी में थे। तो जब वो लोग मंदिर में जा रहे थे तब उस मंदिर में एक लड़का लाल कपड़े में कुछ लपेटकर जल्दबाजी में बाहर निकल रहा था। मंजरा और सलीमा को भी मंदिर जाने में लेट हो गया था, तो दोनों भी हड़बड़ी में मंदिर में जा रहे थे।
तभी हुआ ये कि अचानक उस लड़के की सलीमा से टक्कर हो गई और उसके हाथ में जो भी चीज़ थी वो उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी और सीढ़ियों से नीचे गिरकर एकदम चकनाचूर हो गई। सलीमा ने उस आदमी से माफ़ी मांगी, लेकिन उसने देखा कि उस लड़के की शक्ल के सारे रंग उड़ गए थे, मानो कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। वो फौरन उस चीज़ की तरफ भागा और लाल कपड़े को हटाया। तब सलीमा और मंजरा ने देखा कि वो चीज़ असल में एक पुरानी मूर्ति थी। अब जब वो टूट गई तो वो लड़का थरथराने लगा और उस मूर्ति को छोड़कर वहीं से भाग गया। फिर सलीमा उस मूर्ति के पास गई। मंजरा काकी ने उसे उस मूर्ति को हाथ लगाने से मना भी किया, लेकिन तब तक सलीमा उस मूर्ति को हाथ लगा चुकी थी। उस मूर्ति को हाथ लगाते ही सलीमा को एक तेज झटका सा लगा और वो पीछे की तरफ गिरकर बेहोश हो गई। मंजरा काकी ये देखकर घबरा गई और फौरन सलीमा को लेकर घर पहुंची। रात भर सलीमा बेहोश थी। अचानक उसे क्या हो गया था ये समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन फिर सलीमा को होश आया। माया उसकी अच्छी सहेली थी, तो वो सलीमा से मिलने के लिए घर गई। अब हुआ ये कि उस दिन से माया को सलीमा का बर्ताव कुछ अजीब लगने लगा। सलीमा माया से ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, बस हाँ या ना में जवाब दे रही थी। लेकिन माया को लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। पर फिर एक रात जब माया अपने घर के बाहर खड़ी थी, तब उसने देखा कि गांव का ही एक लड़का और सलीमा कहीं जा रहे थे और सलीमा ने लाल जोड़ा पहन रखा था। ये देखकर माया को कुछ अजीब लगा। अब उस दिन मंजरा काकी और काका भी घर पर नहीं थे, तो माया खुद ही उसका पीछा करने लगी। उसका पीछा करने पर उसे पता चला कि असल में सलीमा उस लड़के से शादी करने मंदिर गई थी। माया को समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। वो डर कर घर में आ गई। अब अगले दिन जब सबको पता चला कि सलीमा ने गांव के एक लड़के से शादी कर ली, तो उस दिन काफ़ी तमाशा हो गया और मंजरा ने सलीमा को अपने घर से निकाल दिया। इसके बाद सलीमा उसी लड़के के घर चली गई। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गए। लेकिन गाँव वालों ने देखा कि दिन ब दिन वो लड़का शारीरिक रूप से कमज़ोर होता चला जा रहा था। कई लोगों ने उसे इस बारे में पूछा, पर उस लड़के ने कुछ नहीं बताया। और गांव वालों को झटका तो तब लगा जब 3 महीने के बाद उस लड़के की मौत हो गई। लेकिन सलीमा इस बात से बिल्कुल दुखी नहीं थी। लोग उसके लिए तरह तरह की बातें करने लगे थे। अब दूसरी अजीब चीज़ ये हुई कि सलीमा हमेशा अब अपने चेहरे को घूंघट में छुपाए रहने लगी और वो हमेशा लाल साड़ी पहनने लगी। गांव के लोग मंजरा काकी के पास उसके लिए तरह तरह की बातें करते थे और मंजरा काकी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। हालांकि उन्होंने सलीमा से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। लेकिन फिर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई कि उस लड़के के मौत के बाद सलीमा ने दूसरे आदमी से शादी कर ली और उस आदमी की उम्र और सलीमा की उम्र में 20 साल का फ़र्क था। फिर उस आदमी की भी वही हालत हुई जो उस लड़के की हुई थी। 3 महीने के बाद वो भी मर गया और मरते समय वो भी पूरी तरह से सूख कर कांटा हो चुका था। गांव वाले अब इसे गंभीरता से लेने लगे। उन्हें लगा कुछ तो गड़बड़ है सलीमा के साथ, लेकिन वो लोग उसे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे क्योंकि साबित करने के लिए कुछ था ही नहीं उनके पास। लेकिन फिर जब सलीमा ने तीसरी शादी कर ली और फिर से उसके पति की मौत 3 महीने के बाद हो गई, तब गांव वालों को मानो यकीन सा हो गया कि सलीमा कुछ ना कुछ गलत कर रही है। तब गांव के हर आदमी ने सलीमा से दूर रहना शुरू कर दिया। हर आदमी को कह दिया गया कि सलीमा से शादी ना करे। अब करीब 15 दिन ऐसे ही गुजर गया। इन 15 दिनों में कुछ आदमियों ने गांव वालों को बताया कि सलीमा उन्हें शादी करने के लिए उकसा रही थी, लेकिन उन्होंने सलीमा की बातों पर ध्यान नहीं दिया। सलीमा हर एक तरीका अपनाकर देख चुकी थी। उसने गांव के कुछ लोगों को अपने हुस्न के जाल में भी फंसाने की कोशिश की, लेकिन सभी को अपनी जान प्यारी थी, इसलिए कोई भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखता था। यहाँ से ही गांव वालों के ऊपर आफत आ पड़ी। एक रात सब कोई गहरी नींद में सो रहे थे। सर्दियों का मौसम था और बाहर बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी। पूरा गांव बर्फ से ढक गया था। जमीन पर बर्फ की मोटी परत छा गई थी। तब अचानक माया और उसकी माँ को ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कि कोई बर्फ में तेजी से अपने कदम पटकते हुए चल रहा हो। इससे उनकी नींद खुल गई और माया ने खिड़की से बाहर की ओर देखा। बाहर उसे कुछ नजर नहीं आया, पर वो आवाज़ आ रही थी। माया और उसकी माँ वापस सोने जा ही रही थी, लेकिन तभी उसे सलीमा दिखाई दी, जो लाल साड़ी पहने इतनी ठंड में अपना चेहरा छुपाकर इधर उधर टहल रही थी। माया और उसकी माँ ये देखकर चौंक गए, लेकिन उन्होंने कुछ कहने या करने की हिम्मत नहीं दिखाई। पर उसी वक्त तुरंत सलीमा ने अपने चेहरे से अपना घूंघट उठाया और सीधे माया की ओर देखा, जैसे कि उसे पता चल गया हो कि उसे माया देख रही है। और जब माया और उसकी माँ ने उसका चेहरा देखा तो एकदम से उनकी सांसें रुक गई और उनके मुंह से चीख निकल गई। थरथराते हुए उन्होंने खिड़की बंद कर ली। वो चेहरा सलीमा का था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी और चेहरे पर दरारें नजर आ रही थी। माया और उसकी माँ बिल्कुल डर में पसीने से भीग गए थे। खिड़की दरवाजे बंद करके वो बस अपने कमरे में घुस गए। फिर अगली सुबह माया को तो डर के कारण बुखार चढ़ गया था। उसकी माँ ने गांव वालों को बताया कि रात में उसने क्या देखा था। गांव वाले उसकी बात सुनकर चौंक गए थे और दहशत में आ गए थे। अब इसके बाद कई तरह के उपाय अपनाए गए सलीमा के बारे में पता लगाने के लिए। मंजरा काकी, काका और सलीमा को बिना बताए वहाँ साधु, पंडितों और कई महाराजों को भी बुलाया गया, लेकिन सलीमा को क्या हुआ है इसका पता कोई नहीं लगा पाया। अब ऐसे ही एक रात गांव के कुछ लोग एक जगह पर बैठकर आग सेक रहे थे। तभी उनके पास एक लड़का आया। ये वही लड़का था
जो सलीमा से मंदिर में टकराया था। अब उसने ये राज खोला कि असल में सलीमा को क्या हुआ है। उसने बताया कि उसका नाम विहान था। वो पड़ोसी गांव में ही रहता था। असल में वो 1.5 साल पहले ही शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा था। अब जब वो अपने गांव लौटा तो उसने वहां बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। वो शाम को बच्चों को पढ़ाता था और सुबह के समय अपने पिता के साथ भेड़ों को चराने के लिए पहाड़ों में चला जाया करता था। लेकिन एक दिन वो अकेला पहाड़ों में गया और उसे वहां एक लड़की की हंसी सुनाई दी जो वहां गूंज रही थी। तो विहान उस आवाज का पीछा करता गया और अचानक उसे एक पेड़ के पीछे लाल साड़ी पहने हुए एक लड़की दिखाई दी जो झांक कर विहान की ओर ही देख रही थी। विहान उसके पास गया और उसने देखा कि वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी लड़का एक ही झलक में उसके कदमों में दिल निकाल कर रख दे। विहान ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने अपना नाम सुंदरी बताया। अब यहाँ से दोनों के बीच बातें और मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया। हर रोज विहान उससे मिलने के लिए आने लगा और सुंदरी भी अपनी मीठी मीठी बातों में उसे फंसाती चली गई। फिर एक दिन दोनों शाम तक बातें करते रहे और समय का ध्यान आते ही विहान ने कहा कि उसे घर जाना है, पर सुंदरी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसे जमीन पर धक्का देकर उसके बहुत करीब आ गई। विहान का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह इस बात से सहमत था कि वो सुंदरी से प्यार करने लगा था, तो उसने भी उस वक्त अपने दिल की करी और उस दिन से वो सुंदरी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात भी रखने लगा। अब ऐसे ही दिन बीतते चले गए। पहाड़ों में हर रोज दोनों मिलने लगे और दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ती चली गई। ऐसे ही कभी 1 महीना गुजर गया, पता ही नहीं चला। लेकिन 1 महीने में जो विहान की हालत हुई वो देखकर उसके माँ बाप भी परेशान हो गए। उन्होंने देखा कि विहान कमज़ोर होने लगा था। उसका वजन अचानक से काफ़ी घट गया था और उसके गाल भी अंदर की तरफ धंसे हुए नजर आने लगे थे। लेकिन इसका कारण क्या था ये विहान भी नहीं जानता था। विहान ने फिर एक दिन शहर जाकर चेकअप कराने का सोचा, तो वो अपने पिता के साथ शहर चला गया और तब वहाँ जाकर विहान के पिता को पता चला कि विहान किसी के साथ लगातार इंटीमेट हो रहा है और इसीलिए कमज़ोर होता चला जा रहा है। उसके पिता ये सुनकर एकदम चौंक गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विहान ऐसा कुछ कर रहा है। उन्होंने उससे पूछा कि वो किसके साथ ये सब करता है, तो विहान ने अपने पिता को सब कुछ सच बता दिया। उस दिन से उसके पिता ने उसे घर से निकलने से मना कर दिया। विहान सुंदरी के लिए तड़पने लगा था। उसके मन में भोग विलास की इच्छा जाग रही थी, पर पिता के डर से वो बाहर नहीं गया। 2-3 दिन तो ऐसे ही बीत गए, लेकिन फिर एक दिन रात के समय विहान के पिता ने सुंदरी को अपने घर के बाहर खड़े देखा। सुंदरी बस चुपचाप खड़ी थी और उसके पिता को घूर रही थी। तब उसके पिता ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप दरवाजा बंद करके अंदर चले गए। लेकिन इसके बाद लगातार 4 से 5 रातों तक उन्होंने देखा कि सन्नाटा पसर जाने के बाद सुंदरी उनके घर के बाहर ही खड़ी दिखाई देती थी। तब वो समझ गए कि जरूर ये वही लड़की है जिसके साथ विहान इंटीमेट होता है। उन्होंने फिर इसके बारे में विहान को बताया और कहा कि तुम जाकर उससे अभी के अभी सारे रिश्ते नाते तोड़ दो ताकि वो बार बार घर ना आए। तो विहान ने जब रात में सुंदरी को घर के बाहर खड़े देखा तो वो उससे बातें करने के लिए गया और बोला कि देखो अब वो कभी भी उससे मिल नहीं सकता। लेकिन सुंदरी मुस्कुराई और बोली कि अगर वो उससे पहले की तरह हर दिन उसे संतुष्ट करने के लिए नहीं आया तो वो उसके साथ साथ पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। ये कहकर अचानक वो उसके सामने से ही गायब हो गई और ये देखकर विहान की रूह कांप गई। तब उसे समझ आया कि सुंदरी कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक पिशाच सुंदरी थी। असल में पहाड़ी इलाकों में पिशाच सुंदरी के बारे में कई प्रकार की लोक कथाएं प्रचलित थी। सबने सुना था कि पिशाच सुंदरी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है जो अपनी संतुष्टि के लिए मर्दों का शिकार करती है। अब विहान का दिल दहल गया ये सोचकर कि अब पिशाच सुंदरी उसे मार देगी। उसने अपने पिता को इस बारे में बता दिया और उसके माँ बाप की हालत भी खराब हो गई। अपने बेटे को बचाने के लिए फिर वो हर तरीका अपनाने लगे। पहले तो कोई फायदा नहीं हुआ और इन दिनों पिशाच सुंदरी विहान के घर में आकर उसके साथ अपना शैतानी खेल खेलती थी। वो कब आती और कब जाती ये किसी को पता नहीं चलता था। विहान बिल्कुल सूख कर कांटा हो गया था और उसके शरीर में इतनी जान भी नहीं बची थी कि वो बिस्तर से उठ सके। सबने हार मान ली थी कि विहान को बचाना नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन फिर उसके पिता की मुलाकात एक अघोरी से हो गई जो उसी पहाड़ी इलाके में तपस्या करने आए हुए थे। उन्होंने पिशाच सुंदरी की एक मूर्ति बनाई थी और जैसे तैसे करके उस पिशाच सुंदरी को उस मूर्ति में कैद कर लिया था। तब जाकर विहान को उससे छुटकारा मिला। फिर हुआ ये कि अघोरी ने विहान को कहा था कि वो इस मूर्ति को किसी मंदिर के आसपास दफन कर दे। जिस रात सलीमा उससे टकराई थी उस रात विहान यही करने के लिए गया था, लेकिन सलीमा से वो मूर्ति टूट गई और पिशाच सुंदरी ने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया। विहान से सारी कहानी जानने के बाद आली गांव के लोगों को समझ आया कि सलीमा को आखिर हुआ क्या है। तो उसे ठीक करने के लिए और गांव को पिशाच सुंदरी से बचाने के लिए उन्होंने तय किया कि वो वापस उस अघोरी को ढूंढेंगे। लेकिन वो अघोरी फिर कहीं नहीं मिले। अब आली के लोगों ने इसका सारा दोष मंजरा काकी के मत्थे मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो विहान से टकराते नहीं तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। उन पर दोष मढ़कर उन्होंने उन्हें गांव से बाहर जाने को कह दिया। इसलिए काकी और काका अब गांव के बाहर घर बनाकर रह रहे थे। वहीं पिशाच सुंदरी सलीमा के शरीर में रहकर ही हर 3 महीने में गांव के एक आदमी से शादी करने लगी
और 3 महीने में अपने शैतानी खेल से उसे मारकर दोबारा दूसरे इंसान का शिकार करने लगी। पिछले 4 साल से गांव में यही सब होता रहा था और गांव वाले कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वो अघोरी भी इन 4 सालों में कहीं नहीं दिखे। अब जिस रात करणवीर गांव लौट रहा था, उस दिन पिशाच सुंदरी अपने अगले शिकार की तलाश में थी। तब गांव के कुछ लोगों ने करणवीर को आते देखा और गांव के लोगों को इस बार बचाने के लिए उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी सलीमा से कर दी। करणवीर पूरी घटना जानकर बिल्कुल चौंक गया था। उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। उसकी माँ ने उसे चेतावनी दी कि कुछ भी हो जाए वो सलीमा के पास न जाए। करणवीर फिर कुछ बोलता इससे पहले ही दरवाजा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। करणवीर दरवाजा खोलने के लिए गया तो बाहर सलीमा ही खड़ी थी। सलीमा ने धीरे धीरे उसके घर की दहलीज को पार किया तो माया ने कहा, चली जाओ यहाँ से, इस शादी को हम नहीं मानते, निकल जाओ हमारे घर से। अब जब उसने ऐसा कहा तो सलीमा माया की तरफ बढ़ने लगी। माया और बाकी लोग डरकर कांपने लगे तो अचानक करणवीर बीच में आ गया और बोला कि मेरे परिवार को कुछ मत करना। फिर सलीमा वहीं रुक गई। फिर उसने करणवीर का हाथ पकड़ा और उसे कमरे की तरफ लेकर जाने लगी, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, पर सलीमा से बेहद डर लग रहा था उसको। फिर हुआ ये कि सलीमा करणवीर को कमरे में लेकर गई और उसने दरवाज़ा पीछे से बंद कर दिया, पर करणवीर ने उससे अपना हाथ झटका और कहा कि वो उससे दूर ही रहे। अब सलीमा ने अपना घूंघट उठाया और करणवीर को अपना चेहरा दिखाया, मगर असली चेहरा यानी पिशाच सुंदरी का चेहरा। उसका सुंदर चेहरा देखकर ही करणवीर की सांसें जैसे थम गई थी। इतनी सुंदर लड़की उसने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी थी। पिशाच सुंदरी उसके बहुत पास आकर खड़ी हो गई। उसके जिस्म से एक अजीब तरह की खुशबू आ रही थी जो करणवीर को बहका रही थी। लेकिन फिर करणवीर को याद आया कि अगर उसने अपनी हद पार कर दी तो उसके साथ क्या हो सकता है, इसलिए वो उससे दूर हट गया। लेकिन पिशाच सुंदरी फिर उसके पास आ गई और उसकी खुशबू से वो वापस मदहोश होने लगा। वो समझ रहा था कि इसी खुशबू से लोगों को मदहोश करके वो सबको अपनी तरफ आकर्षित करती है, लेकिन करणवीर अपने आप पर काबू खोता जा रहा था। अब इसके बाद जब पिशाच सुंदरी ने उसका हाथ अपनी कमर पर रख दिया, तब करणवीर भी अपने आप को रोक नहीं पाया और आखिरकार अपनी माँ की बात को भूलकर वो उसके साथ हमबिस्तर हो गया। वो रात बीतने के बाद अगली सुबह जब करणवीर सोकर उठा तो उसे याद आया कि रात को उसने क्या कर दिया। उसने अपने आप को देखा। उसके शरीर पर जगह जगह खरोच के निशान थे और जगह जगह नीले रंग के निशान पड़ गए थे। वो तुरंत भागकर कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि कमरे के बाहर ही पिशाच सुंदरी वापस से घूंघट लेकर खड़ी थी और उसकी माँ और माया दोनों एक जगह पर खड़े होकर डरे सहमे उसे देख रहे थे। उसकी माँ ने करणवीर के शरीर के निशान देखे तो वो समझ गई कि जिस बात का डर था वही हो चुका है। अब वो अपने माथे पर हाथ रखकर रोने लगी। पिशाच सुंदरी के डर से अब आली के लोग भी उनके घर के आसपास जाने से डरते थे। उसी रात फिर करणवीर की माँ ने करणवीर को कमरे में बंद करके कमरे के चारों तरफ कुछ पूजा पाठ की चीज़ें रख दी ताकि पिशाच सुंदरी कमरे के अंदर ना जा पाए। लेकिन वो चीज़ें भी पिशाच सुंदरी को करणवीर से दूर नहीं रख पाई। पिशाच सुंदरी उसके बावजूद कमरे में घुस गई और उस रात भी करणवीर उसकी खुशबू से बहककर खुद को रोक नहीं पाया। हर रात पिशाच सुंदरी अपना शैतानी खेल खेलती रही और 1 महीने ऐसे ही बीत गए। अब 1 महीने में करणवीर बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला और कमज़ोर हो गया था, जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटी पर भी नहीं जा सका। उसका पूरा परिवार डर के साये में जी रहा था। पिशाच सुंदरी से बचने की पूरी उम्मीद ही खत्म हो गई थी उनकी। सब जान गए थे कि जब तक पिशाच सुंदरी करणवीर को नहीं छोड़ेगी वो फिर से पहले जैसा नहीं हो सकता था। करणवीर हर कोशिश कर रहा था कि वो खुद को पिशाच सुंदरी से दूर रखे, लेकिन रात में वो कुछ ऐसा करती जिससे करणवीर बहक ही जाता था। जान पहचान के कुछ साधु महाराजों से भी समस्या का हल नहीं मिला। लेकिन फिर एक दिन मंजरा काकी ही जल्दबाजी में करणवीर के घर आई और करणवीर की हालत देखकर चौंक गई कि एक हट्टे कट्टे आदमी की ऐसी हालत हो चुकी थी। माया ने उनसे पूछा कि क्या बात है, तो मंजरा काकी ने बताया कि उन्होंने आज सुबह ही एक अघोरी को देखा। शायद ये वही अघोरी हो सकते हैं जिन्होंने पहले पिशाच सुंदरी को कैद किया था। ये जानकर करणवीर और उसके परिवार के मन में थोड़ी उम्मीद जागी कि अब करणवीर बच सकता है। तो करणवीर, उसकी माँ, माया और मंजरा काकी चारों पहाड़ में जंगल की तरफ जाकर उन अघोरी को ढूंढने लगे। शाम हो गई लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। थक हार कर वो सभी वापस आने ही वाले थे कि तभी उन्हें बीच रास्ते में ही उन्हें मंत्र जाप सुनाई दिया। जब उन लोगों ने उसका पीछा किया तो वो लोग आखिरकार उस अघोरी तक पहुंच ही गए जो इतने ठंड में सिर्फ एक कपड़ा लपेट कर अपनी तपस्या में बैठे हुए थे। करणवीर की माँ और मंजरा काकी उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और रोने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर अघोरी ने आंखें खोली और उनकी नज़र सीधे करणवीर की तरफ गई, जिसे देखते ही वो समझ गए कि वो भी पिशाच सुंदरी का शिकार बन गया है। मंजरा काकी ने अघोरी को सब कुछ बताया कि कैसे उनकी बेटी सलीमा पर पिशाच सुंदरी हावी होकर मर्दों की जान ले रही है। तो अघोरी ने कहा कि जैसे पहले उसे कैद किया गया था वैसे ही इस बार भी करना होगा। फिर से पिशाच सुंदरी की मूर्ति बनानी होगी, लेकिन इसमें समय लगेगा। अघोरी ने सबको कहा, मुझे पिशाच सुंदरी की मूर्ति बनाने में समय लगेगा, इसलिए आप सब यहीं बैठिए। पिशाच सुंदरी को पता चल गया होगा कि आप लोग मेरे पास आए हैं, इसलिए वो अब आप सबको नुकसान जरूर पहुंचाएगी।
अब मंजरा काकी को काका की चिंता होने लगी, क्योंकि वो घर पर अकेले थे, और वहीं करणवीर को अपने पिता की चिंता होने लगी, वो भी घर में अकेले थे। तो मंजरा काकी और माया दोनों उन्हें बुलाने के लिए घर की तरफ भागे। करणवीर और उसकी माँ वहीं अघोरी के पास थे। अब आधी रात बीत चुकी थी। अघोरी पहाड़ों की मिट्टी से ही पिशाच सुंदरी की मूर्ति बना रहे थे। तभी करणवीर ने अघोरी से पूछा कि पिशाच सुंदरी को कोई साधु या पंडित हरा ही नहीं पाया, तो वो ये काम कैसे कर सकते हैं। तो अघोरी ने कहा कि उनके पास पिशाच सुंदरी की सिद्धि है। उन्हें कई घंटे लग गए पिशाच सुंदरी की मूर्ति बनाने में। मूर्ति बनाने के बाद अघोरी ने उस मूर्ति को आग में भी तपाया ताकि वो कठोर हो जाए। ये सब करने में लगभग 3 बज गए थे सुबह के। अब मूर्ति तैयार होने के बाद अघोरी करणवीर और उसकी माँ के साथ गांव पहुंचे उनके घर पर। लेकिन वहां जाकर जो उन्होंने देखा, वो देखकर करणवीर और उसकी माँ की रूह कांप गई। जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माया और उसके पिता की लाश घर के आंगन में पड़ी हुई थी, और दोनों के शरीर से खून गायब था। दोनों का शरीर पूरा सफेद पड़ा हुआ था और आंखों की पुतली ऊपर की तरफ चढ़ गई थी। अघोरी ने कहा उसे पता चल चुका था कि हम उसे कैद करने आ रहे हैं, इसलिए उसने ये सब किया। करणवीर और उसकी माँ भी सुन्न पड़ गए थे। एक ही झटके में उनकी पूरी दुनिया हिल गई थी। वहीं पर मंजरा काकी और काका भी खड़े थे। मंजरा काकी ने कहा कि उनके आने से पहले ही वहां ये सब कुछ हो चुका था। करणवीर की माँ सदमे में नीचे बैठ गई और करणवीर उन्हें सहारा देने लगा। उसकी आंखों से भी आंसू रुक नहीं रहे थे। अघोरी ने फिर सारे घर को देखा और बोला कि पिशाच सुंदरी यहीं कहीं है। तो फिर अघोरी ने पूरे घर को मंत्रों से बांध दिया ताकि पिशाच सुंदरी कहीं जा न सके। फिर आंगन में ही आग जलाकर अघोरी कोई अनुष्ठान करने लगे। उनके आगे पिशाच सुंदरी की मूर्ति थी और वो लगातार कोई मंत्र बोले जा रहे थे। फिर उन्होंने चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई और उनकी नज़र करणवीर के कमरे की तरफ गई, जिसका दरवाज़ा बंद था। तो उन्होंने मंजरा काकी से वो दरवाज़ा खोलने को कहा। काकी ने फिर जब वो दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि कमरे में सलीमा बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर में कई सारे खरोचों के निशान थे, मानो पिशाच सुंदरी ने उसे भी टॉर्चर किया हो। अघोरी ने कहा कि उसके शरीर से वो बाहर निकल गई है और अब घर में ही कहीं पर वो इधर उधर भटक रही है। उन्होंने फिर से अनुष्ठान शुरू किया और अपनी आंखें चढ़ाकर कुछ बुदबुदाने लगे। अब थोड़ी ही देर बाद करणवीर ने देखा कि मूर्ति अपने आप हिलने लगी और अचानक से उस मूर्ति का स्वरूप ही बदल गया। मतलब पहले जो मूर्ति सिर्फ मिट्टी की थी, वो पिशाच सुंदरी के स्वरूप में बदल गई। तब मंजरा ने कहा, ऐसी ही मूर्ति टूटी थी सलीमा से। अघोरी ने बताया कि अब पिशाच सुंदरी मूर्ति में कैद हो गई है। तब जाकर करणवीर और उसकी माँ को राहत की सांस आई। उसके बाद अघोरी ने उस मूर्ति को अपने पास ही रख लिया ताकि वो मूर्ति किसी गलत इंसान के हाथ न लग जाए, वरना कुछ गलत हो सकता था। अघोरी उस मूर्ति को लेकर चले गए। गांव से पिशाच सुंदरी का डर खत्म हो गया। सलीमा को भी अगले दिन होश आ गया था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या क्या हुआ। वहीं अब करणवीर अगले 1 महीने गांव में रहा और पहले से भी ज़्यादा तंदुरुस्त हो गया। फिर जब उसे लगा कि वो अब अपनी ड्यूटी पर लौट सकता है, तो वो अपनी माँ को लेकर गांव से हमेशा हमेशा के लिए चला गया, क्योंकि गांव में तो अब उसकी माँ का ध्यान रखने वाला कोई बचा ही नहीं था। गांव वालों ने मंजरा काकी और काका से भी माफ़ी मांग ली थी और वो दोनों भी गांव लौट आए थे। इस तरह बड़ी कीमत चुकाकर ही सही, लेकिन आखिर में सब कुछ ठीक हो ही गया था।